हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। और मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत न्यायांकर व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था, साथ ही सामाजिक जीवन के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा बहमनी और विजयनगर के मध्य जो संघर्ष था उसके बारे में एवं विजयनगर की प्रशासन पद्धति के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक जो होगा उसमें देखेंगे हम न्यायांकर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था और सामाजिक जीवन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले विभिन्न विषयों के जो नोट्स हैं एवं वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों एवं मित्रों को शेयर भी करें, जिससे वो भी अपनी परीक्षा से संबंधित जानकारी इकट्ठी कर सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अधिक से अधिक लाभ ले सकें। दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत न्यायांकर व्यवस्था। एक पुर्तगाली लेखक नूनिज और पायस ने न्यायांकर व्यवस्था का वर्णन किया है। यानी नायक बड़े बड़े भू सामंत होते थे और उन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड अमरम प्रदान की जाती थी। अमरम भूमि का प्रयोग करने के कारण उन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। नायक सबसे अधिक तमिलनाडु में थे। अमरम भूमि का उपभोग करने के संबंध में नायकों के प्रमुख उत्तरदायित्व थे। इससे प्राप्त आय के एक अंश को उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था। साथ ही उन्हें इसी भूमि की आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी पड़ती थी। तो जो भूमि राजा द्वारा प्रदान की जाती थी अमरम, उसके बदले में उन्हें सेना भी रखनी पड़ती थी जो राजा की सहायता के लिए होती थी। नायकों का स्थानांतरण नहीं होता था। राजा सामान्यतः नायंकर प्रदेशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। नायकों के पद धीरे धीरे अनुवांशिक हो गए। नायक केंद्र या साम्राज्य की राजधानी में दो प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त करता था। इनमें से एक नायक की सेना का सेनापति होता था, दूसरा नायक का प्रशासनिक एजेंडा होता था जो स्थानापति कहलाता था। आगे चलकर न्यायांकर व्यवस्था के कारण विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ गया। नायकों पर नियंत्रण के लिए महामंडलेश्वर या विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की जाती थी। पहली बार इसकी नियुक्ति अंच्युत देवराय के समय में हुई थी। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं आयंगार व्यवस्था के बारे में। यह व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी हुई थी। इसके अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था, जिस पर शासन करने के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस शासकीय अधिकारियों के समूह को अयंगार कहा जाता था। इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा होती थी। अयंगारों के पद अनुवांशिक होते थे। ये अपने पदों को पैंच या गिरवी भी रख सकते थे। उन्हें वेतन के बदले कृषि उपज का एक अंश या कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। इन 12 अयंगारों में प्रमुख थे तलारी यानी ग्राम पुलिसकर्मी या चौकीदार, सेंतोवा ग्राम का हिसाब किताब रखने वाला, महानाकाचार नामक अधिकारी के माध्यम से गांव के अधिकारियों से राजा संपर्क बनाए रखता था और यह व्यवस्था ब्रिटिश काल तक चलती रही। क्षेत्र में राजा का प्रतिनिधित्व परिपात्यागार नामक अधिकारी होता था। अंतमार नामक अधिकारी ग्रामीण सभा की कार्रवाइयों को नियंत्रित करता था। नट्टनाकार नामक अधिकारी नाडू का अध्यक्ष होता था। नाडू का पहले की तरह महत्व नहीं रह गया था। यह गांव की बड़ी इकाई मात्र रह गई थी। ब्रह्मदेव ग्रामों की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था।
भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था। इससे संबंधित भाग अथवन कहा जाता था। भू राजस्व नगद और जिस दोनों में वसूल किया जाता था, यानी अन्न या गल्ला के रूप में जिन्स। नगद राजस्व को सिद्धदाय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में विभेदकारी कर पद्धति प्रचलित थी। भू राजस्व की राशि जो थी वह उपज के 1/6 भाग से 1/3 भाग तक निर्धारित थी। ब्राह्मणों को उत्पादन का 1/20 भाग कर के रूप में देना होता था और मंदिरों को 1/30 भाग देना पड़ता था। भू राजस्व के अतिरिक्त व्यवसायों एवं मकानों पर भी कर लगाया जाता था। कुछ अन्य कर थे, जैसे राजमहल की सुरक्षा से संबंधित अधिकारी कबलक रस था। यह नायकों के अंदर कार्य करता था। कभी कभी पुलिस अधिकारी को बेच दिया जाता था, जिसे पदिकाबल कहा जाता था। सैनिक विभाग गंधाचार कहलाता था। इस विभाग का प्रमुख महादंड नायक कहलाता था। न्यायालय 4 प्रकार के होते थे: तिष्ठता, चल, मुद्रिता और शास्त्रिता। जो स्थानीय अधिकारी और उनके कार्य थे वो निम्न प्रकार हैं: परुपत्यागार, यह राजा या सूबेदार का स्थानीय प्रतिनिधि था। अधिकारी, यह प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में एक अधिकारी था। इसकी उपस्थिति में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते थे। अत्रिमार, इसका प्रमुख कार्य सभा एवं दूसरे संगठनों के कार्यों का नियंत्रण था। बट्टू नायकार, ये संभवतः नाडु के अध्यक्ष थे। स्थल गोडिक, इसे गांव में नियुक्त किया जाता था। इसका कार्य किसानों की सेवा करना था। सैन बोगा, ये गांव या नाडु के खजांची थे। पेरियान टू बेलन, यह दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करता था। तो इस प्रकार जो स्थानीय अधिकारी थे उनके कार्य थे। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। लगभग सभी विदेशी यात्री लिखते हैं कि विजयनगर के निवासी धनी एवं संपन्न थे। वे अत्यधिक आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। नगर में त्यौहार बहुत अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते थे। समाज में जाति प्रथा का प्रचलन था, किंतु इसका स्वरूप उत्तरी भारत के समस्त जटिल, यानी जो उत्तरी भारत के समान जटिल नहीं था। मुख्य रूप से ब्राह्मण और शूद्र वर्ग के बीच समाज में विभाजन था, परंतु क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के बीच बहुत अधिक समानता थी। अंतर्विवाह पर भी विशेष प्रतिबंध नहीं था। ब्राह्मण जाति का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। उन्हें अनेक सुविधाएं और विशेष अधिकार प्राप्त थे। बड़े पदों पर नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी। कर देने में भी वे कई अर्थों से मुक्त थे। उन्हें मृत्युदंड अथवा अंगभंग की सजा नहीं दी जाती थी। राज द्वारा उन्हें दान के अतिरिक्त भूमि अनुदान भी प्राप्त होता था। समाज में केवल कुलीन स्त्रियों को ही स्थिति संतोषजनक थी। यद्यपि सती प्रथा का प्रचलन था और देवदासी प्रथा में भी अनेक दोष आ चुके थे। देवदासियों द्वारा वेश्यावृत्ति के उदाहरण भी मिलते हैं। सामाजिक जीवन में स्त्रियों को सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने, व्यापार करने और सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी अधिकार था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षाओं का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त महिला लिपिकों, लेखिकाओं एवं कर्मचारियों का वर्णन भी मिलता है। समाज में दास प्रथा का प्रचलन आम था। तो इस प्रकार जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी या सामाजिक जीवन था, इस प्रकार थी। स्त्रियों को अधिक अवसर नहीं दिए जाते थे, परंतु उनकी स्थिति संतोषजनक थी और ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोपरि थी। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो उनका सामाजिक जीवन था उसके बारे में अभी आपने जाना, और वहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था, वायिक व्यवस्था थी, उसके बारे में इस वीडियो में हमने बात की। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक जीवन के बाद सांस्कृतिक कला साहित्य के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।